अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक है, आपकी दुआएं हैं। तो आज हमारे साथ नासिर इकबाल साहब हैं और आज वीडियो बनाने जा रहे हैं। काफ़ी भाइयों के कमेंट्स आए हुए थे और काफ़ी पहले भी वीडियो इस मौजू के ऊपर बना चुका हूँ मैं कि यूरोप के अंदर कैंप क्या होते हैं और बंदा विज़िट वीज़े के ऊपर या स्टडी वीज़े के ऊपर आके कैसे इधर आके अपनी अजील करवा सकता है। तो चलो इस पे रोशनी डालते हैं, थोड़ी सी आपको बताते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो हमारे इल्म में है, तो इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स करें, अपनी राय का इज़हार करेंगे अगर वीडियो अच्छी लगे तो बात ये है कि सबसे पहले आपको ये बताता जाऊँ कि ये जो कैंप होते हैं ना, ये अजील वाले बंदों के लिए होते हैं कि किसी बंदे को अगर किसी अपने मुल्क में, अपनी कंट्री के अंदर उसको उसकी जान को ख़तरा है तो वो आके दूसरे मुल्क में पनाह ले सकता है। ये तकरीबन हर मुल्क में कैंप है और दूसरे मुल्क में जाके बंदा अजील वगैरह करवा सकता है। और उसके बाद जो है उसका सारा प्रोसीजर फिर उसके बाद चलता रहता है, वो देखते हैं डेट वगैरह सारा निज़ाम आता है। तो सबसे पहले बंदे को आना पड़ता है कैंप के अंदर। कैंप के थ्रू बंदा भी आ सकता है, मतलब कि जिस जगह पे कैंप बना हुआ है उस जगह पे आ सकता है और आके उनको कह सकता है कि मैंने अजील करवानी है, मसलन कि पनाह की दरख्वास्त देनी होती है। जैसा कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अफ़गानी जो है तकरीबन 40 साल से जब से रूस की जंग लगी थी उस टाइम से लेकर अभी तक उन्होंने पनाह ली हुई है पाकिस्तान के अंदर और काफ़ी तादाद में है। और पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे शायद आता है। पहले नंबर पे तो शायद तुर्की है जो रेफ्यूजियों को सबसे ज़्यादा संभाल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेफ्यूजी उसके अंदर है, शाम, इराक़, फ़लस्तीन के, ये सारे जितने भी हैं, बर्मा के। और दूसरे नंबर पे जो है सबसे ज़्यादा तादाद जो रेफ्यूजियों की या गैर मुल्कियों की है जिन्होंने पनाह ली हुई है, पनाह गिनीज़ों की, तो वो पाकिस्तान में है। तो आप डायरेक्ट भी आ सकते हो कैंप के अंदर आके, उनको बाकायदा दफ्तर बने होते हैं कैंप के दरवाजे के ऊपर, बंदा आके उनको कह सकता है कि मैंने अजील वगैरह करवानी है। और दूसरे नंबर पे बंदा ये भी कर सकता है कि बंदा थाने में चला जाए और थाने में जाके वो अदर कह दे कि मैंने अपना अजील करवानी है, मैं गैर मुल्की हूँ या अभी आया हूँ, या जैसे भी बस उनके साथ बंदा रब्ता कर ले तो वो फिर ख़ुद आपको उसी कैंप में या मुतलका कैंप जो मुतलका थाना होता है उस एरिए में जितने भी जो भी कैंप होंगे वो किसी में भी आपको छोड़ देते हैं। तो उसके बाद फिर आपकी 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद जितने भी अपना उसकी अपॉइंटमेंट आए, आपके डॉक्यूमेंट्स के आपके फ़िंगर होते हैं, फ़िंगर लेके आपकी अजील हो जाती है, आपका कार्ड वगैरह बना के दे देते हैं उसी दिन ही। जब जिस दिन आपको इंटर करते हैं उसी दिन को वो खाने वाला खुराक का कार्ड बना के दे देते हैं और प्रोसीजर आपका चलना शुरू हो जाता है। फिर वो शायद आपको 10 दिन बाद बुला लें या 15 दिन बाद या महीने बाद या 2 महीने बाद, इतना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लगता है 2 महीने के अंदर अंदर। ये कोरोना की वजह से, पहले तो वो तकरीबन 1 महीने के अंदर बुला लेते थे, लेकिन अभी कोरोना की वजह से थोड़ा टाइम थोड़ा वेस्ट होता है और इंतज़ार करना पड़ता है, 3 से 4 महीने भी लग जाते हैं। तो उसके बाद वो जब आपको फिर कस्तूरे में लेके जाते हैं, कस्तूरा इधर थाने को बोलते हैं, तो वहाँ जाके आपके फ़िंगर वगैरह लेते हैं, फ़िंगर लेके और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू की भी वो आपको डेट देते हैं, एक दिन आपके फ़िंगर होते हैं और उसके बाद फिर आपकी वो डेट आपको देंगे कि आपका फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ महीने में या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद वही प्रोसीजर होता है। तो वो फिर आपका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू फिर आपका वो अदालत में लेते हैं, जो अदालत होती है। अदालत में वो आपके साथ एक तर्जमान होगा और एक जज होगा, वो आपकी स्टोरी हिस्ट्री सुनेंगे कि आपको अपने मुल्क में क्या ख़तरा था। जो बंदे इधर अजील आके करवाते हैं, और तकरीबन ये काफ़ी तादाद है, क्योंकि पाकिस्तान से तो वीज़ा अलाउ नहीं है और वीज़ा लेना बहुत मुश्किल है। 10% लोग जो है ना इसी तरह आए हुए हैं वीज़ों के ज़रिए, और फैमिली वीज़े और अपना घर बार बेच के बहुत ज़्यादा। लेकिन 90% जो लोग होते हैं वो हमारी तरह रेफ्यूजी हैं और इसी तरह डेंकी लगा के आए हुए हैं और वो अजील लेते हैं। और जो नए आने वाले भाई हैं उनके लिए भी यही प्रोसीजर होता है। तो वो इंटरव्यू जब आपका लेते हैं फिर आपसे वो बिठा के आपको एक साथ पे आपका बैठा हुआ तर्जमान बैठा होता है आपकी ज़ुबान का, चाहे वो बांग्लादेश का है, चाहे बंदा इंडिया का है या पंजाबी है या पख्तून है, सिंधी या बलोची है, जो भी है उस किस्म का वो तर्जमान होता है। वो पहले से इधर मौजूद होता है, उसको ज़ुबानें आती होती हैं, तो वो आपकी ट्रांसलेट करता है। तो जैसे वो आपको ट्रांसलेट करके आपका इंटरव्यू शुरू कर देते हैं, तो फिर वो आपसे पूछते हैं कि आपने अपना मुल्क क्यों छोड़ा और किस बना पे छोड़ा, आपको क्या परेशानी थी, क्या तकलीफ़ थी, क्यों अपना मुल्क आपने छोड़ा है। तो उसके लिए सबसे इधर पॉइंट वाली बात यह है कि उधर आपका केस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए
कि जिसमें वाकई आपके ज़िले में, अपने इलाके में आपकी जान को ख़तरा होता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल मीडिया का दौर है। अभी 1 मिनट के ऊपर उधर ही वो जज वो होता है, वो निकाल के आपके इलाके का सारा डेटा वो उधर देख लेता है कि वाकई इसके इलाके में दहशतगर्दी हुई है या बम धमाका हुआ है। और ज़्यादातर हमारे भाई जो ये कहते हैं कि हमने उधर बंदे मारे हुए हैं, 2, 4 या 10 बंदे मार के आए हुए हैं, तो ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो आपकी स्टोरी जो है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और उसके पीछे हकीकत भी होनी चाहिए, तो फिर जाके आपका वो केस जो है ना एक्सेप्ट करते हैं। तो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी बात जो होती है वो तो हुकूमत की तरफ से होती है कि अगर कोई मुल्क का, किसी मुल्क का वज़ीर आज़म अच्छा होगा तो वो रेफ्यूजियों के लिए पेपर खोल देता है कि चलो यार दो इनको पेपर, अगर इनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे तो ये काम वगैरह करेंगे तो हुकूमती ख़जाने में भी उसका टैक्स वगैरह आएगा, तो हमारे लिए भी फ़ायदा होगा और इनके लिए भी फ़ायदा होगा। लेकिन बाज़ दफ़ा हुक्मरान बहुत गंदे भी आ जाते हैं जो इन बातों को नहीं समझते और रेफ्यूजियों के ख़िलाफ़ होते हैं। जैसा कि अभी इटली का जो फ़िलहाल है तो नहीं है वो, लेकिन वो अपोजिशन में बैठा हुआ है और अपोजिशन में वो बिल ही को पास नहीं होने देता ये रेफ्यूजियों के बारे में। जो पहले था इसका जुसेपे कोंते, वो बहुत एक अच्छा वज़ीर आज़म था और उसने रिज़ाइन कर दिया था, एतमाद का वोट नहीं ले सका था, तो इसकी वजह से रेफ्यूजियों को थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने तकरीबन 5 से 6 लाख बंदे की एमिग्रेशन भी उसने खोली थी, वो जो पहला साबका वज़ीर आज़म था। तो ये इसने आगे बड़ी सी रुकावटें डाल दी हैं। तो दूसरे नंबर पे जो भाई ये पूछना चाहते हैं कि विज़िट वीज़े के ऊपर बंदा है आगे। विज़िट वीज़ा, सबसे पहले तो आपको ये विज़िट वीज़ा जो होता है वो आपको बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर उसके ऊपर करना पड़ता है। विज़िट के लिए आपको कहना पड़ता है कि जब आप डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं तो आपको यही उनसे कहना, मुतालबा करना पड़ेगा कि मैं आपके मुल्क में विज़िट करना चाहता हूँ और कारोबार करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपके अकाउंट में काफ़ी लंबी चौड़ी रकम होनी चाहिए, जो इनकी डिमांड होती है 30-40 लाख 50 लाख पाकिस्तानी होना चाहिए। वो आपका बैंक अकाउंट देखते हैं और उसके बाद आपको वीज़ा इशू करते हैं, विज़िट वीज़ा के, हाँ भाई जाके आप देखो, हमारे विज़िट करो 2-3 महीने का या 4 महीने का, तो उसके बाद फिर आपको जो है ना वीज़ा दूसरा दिया जाएगा। आप अप्लाई कर सकते हैं, मसलन के अपना कारोबार ओपन कर सकते हैं। तो जो बंदे आ जाते हैं, चलो उन्होंने इधर रहना होता है, मसलन के किसी तरीके से भी आके चलो इंटरव्यू करें, तो उनके लिए यही प्रोसीजर होता है। लेकिन जब आपका इंटरव्यू आता है तो फिर आपको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो क्योंकि वो फिर आपसे पूछेंगे कि आप विज़िट वीज़े के ऊपर आएँगे, उनके पास सारा बायोडाटा होता है, सारा मौजूद होता है, तो वो आपसे यही पूछते हैं कि आप तो विज़िट वीज़े के ऊपर आए हुए हैं, तो आप अभी ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, तो वो उसके लिए एक आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, दिमाग लड़ाना पड़ता है, क्योंकि झूठ की बुनियाद पे इधर पेपर लेने पड़ते हैं। सच बोलोगे तो फिर कुछ भी नहीं। सच तो यही है कि हमारे मुल्क में तो कुछ भी नहीं है सिवाय गुर्बत के। तो जब हम लोग इनसे कहते हैं कि हमारे मुल्क में गुर्बत है, गरीबी है और हम इधर पैसा कमाने के लिए आए हुए हैं, तो फिर ये लोग कहते हैं कि आपका मुल्क एटमी पावर बना हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह है भी, पाकिस्तानी एटमी पावर है, तो फिर उसमें ये आपको पेपर इशू नहीं करते। वो कहते हैं कि एटमी पावर रखने वाला मुल्क कैसे गरीब हो सकता है। तो इनको तो हालात का पता नहीं है कि हमको किस किस तरह, किन किन लोगों ने, कैसे कैसे हुक्मरानों ने हमको लूटा हुआ है और हमें बर्बाद किया हुआ है, और हम मजबूर हैं इधर रहने के लिए, मजदूरी करने के लिए, अपने घर वालों की कफालत करने के लिए। तो दूसरे नंबर पे अगर किसी भाई का और सवाल हुआ तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपसे वीडियो एक अच्छी बना के दूँगा। मैंने आपको तरीका सारा बता दिया है कि जो कैंप में आके बंदा किस तरह झील करवा सकता है और उसके आगे कैसा प्रोसीजर चलता है। तो स्टडी वीज़े का भी यही है। स्टडी वीज़े के ऊपर बंदा अगर आ जाए तो आगे इधर वो अपनी पढ़ाई भी जारी रखे, जिस यूनिवर्सिटी के ज़रिए आता है जहाँ वो तलीम हासिल कर रहा है, तो उधर तलीम भी हासिल करे, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके साथ ही वो यूनिवर्सिटी वाले आपको डिप्लोमा वगैरह करवाते हैं, कोर्स वगैरह करवाते हैं 6 महीने का। 6 महीने का आप किसी किस्म का कोर्स कर सकते हैं, किसी किस्म का भी हो सकता है, ये एक नहीं है कि वेल्डिंग का भी हो सकता है, होम डिलीवरी का, ये पिज़्ज़े की डिलीवरी या और किसी किस्म, काफ़ी ज़्यादा इधर होगी। तो उसमें आप बंदा कोर्स कर ले 6 महीने का और डिप्लोमा ले ले। डिप्लोमा लेने के बाद वो चाहे जो भी करे, और डिप्लोमा लेके और एक आप अच्छे मालिक के साथ कंट्रैक्ट कर लेते हैं काम का, तो आपके पेपर अप्लाई जो हो जाते हैं। आपके जो स्टडी वीज़ा होता है वो वर्क वीज़े में चेंज हो जाता है और आपकी सारी मुश्किलात हल हो जाती हैं। और दूसरे नंबर पे काफ़ी भाइयों ने ये भी पूछा था कि इस वक्त सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री कौन है जो पेपर देता है रेफ्यूजियों को। तो रेफ्यूजियों को पेपर तो मैंने आपको यही बताया कि इधर तो कोई भी नहीं इतनी जल्दी देते। हाँ, ये पुर्तगाल है, उसकी थोड़ी सी नॉर्मल उन्होंने शर्तें रखी हुई हैं कि टैक्स वगैरह दो तो वो पेपर मिल जाएंगे, लेकिन वो भी कोरोना की वजह से अभी 2-2 साल हो गए हैं। दोस्त और भाई उधर बैठे हुए हैं,
तो लेकिन उनको भी अभी तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही और काफ़ी लोगों को ये इसी तरह ही बस चक्कर में दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर भी एक मुकम्मल वीडियो बनाऊँगा, तो अपनी दुआओं में याद रखें। तो अपनी राय का इज़हार करें। अगर किसी भाई का कोई सवाल हुआ तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका वीडियो बना के ज़रूर जवाब दूँगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।